तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो कोई भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो एक्सपेरिमेंट वो किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू होता है, राइट। उस इंस्ट्रूमेंट्स में क्या एक्यूरेसी होनी चाहिए, जब हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं क्या प्रिसीजन होना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो मेजरमेंट तो आपको मालूम ही है कि फिजिक्स में हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हैं और उसी क्वांटिटी को पढ़ते हैं जिसको हम मेजर कर सकें, जिसको हम कैलकुलेट कर सके, फाइंड आउट कर सके, उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर सके, कोई चीज नॉलेज है ना। जो चीजें के बारे में हम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, जिनके बारे में कुछ भी नहीं है ना, मेजर नहीं कर सकते हैं, उनको हम फिजिक्स में बॉदर नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंट्स से जो मेजरमेंट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, व्हाट यू मीन बाय एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। किसी भी हम फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर कर रहे हैं तो उसमें एक्यूरेसी का क्या मीनिंग है और प्रिसीजन का मीनिंग क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टॉपिक है तो सिंपल 2 लाइन का इसका डेफिनेशन, लेकिन इंपॉर्टेंस है इन फ्यूचर, राइट। तो बहुत ही केयरफुली इसका डेफिनेशन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, राइट। एक्यूरेसी होता क्या है, द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। क्लोजनेस का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि मैंने कहा कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया, मैं कहा कि अच्छा किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है और किसी उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो आ रहा है फोर्स अप्लाई करने पे, वो एक्सेलरेशन आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। तो आप 1 into 1 कर दिए, राइट। तो 1 into 1 1 आ गया, तो 1 न्यूटन फोर्स हो गया। अब यहाँ पर अगर आपने कह दिए कि नहीं सर वो तो 2 आ गया था या फिर 0.9 आ गया था, है ना, तो 2 कह देंगे तो बहुत ही गलत हो जाएगा, 2 तो आ भी नहीं सकता है, राइट। अगर आपने कैलकुलेशंस में 0.9 या 0.8 कह देते तो जो 1 आना था 1 के क्लोज है 0.9 या 0.8, राइट। कोई जैसे नहीं, कल हम राउंडिंग ऑफ नंबर पढ़े थे, मान लिया कि यहाँ पर दिया है 4.276, राइट। तो यहाँ पर अगर 4.26 अगर डेटा है, अगर आपने 4.26 कैलकुलेट कर लिए, दैट मीन्स कि आप बहुत ही क्लोज हैं उस डेटा से, उस मेजरमेंट वैल्यू से। So the closeness of the measured value to the true value of the physical quantity is known as the accuracy of the measurement. ऐसे इन जनरल लाइफ में हम लोग कह देते हैं कि अच्छा जी थोड़ा सा काम एक्यूरेट करो। एक्यूरेट मतलब कि सही, जो चीज है, जो फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करने जा रहे हैं उसको, जो उसकी एक ट्रू वैल्यू है, जो एक रियल वैल्यू है, उसके क्लोज होना चाहिए। कि अगर ट्रू वैल्यू 1 न्यूटन या 5 न्यूटन फोर्स है, 1 न्यूटन या 5 न्यूटन फोर्स है, तो उस जो हम लोग मेजर कर रहे हैं फोर्स, दैट शुड बी that is not necessary that will be equivalent to 1 newton, but we can say that that should be close to 1 newton, right। उस ट्रू वैल्यू के जो हम मेजर कर रहे हैं उसके क्लोज होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी, that is called accuracy, right। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट थिंग इज प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसाइज एक वर्ड आपने सुना होगा, प्रिसाइज उसी से बना है प्रिसीजन। प्रिसीजन मीन्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी बाय एन इंस्ट्रूमेंट टू ईच अदर। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, प्रिसीजन डिस्कस कर रहे थे। तो जो हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पर मेजर किए, वो वैल्यू किसी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, राइट, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। और उसी को प्रिसाइज में क्या कहते हैं, प्रिसीजन मींस हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी बाय एन इंस्ट्रूमेंट टू ईच अदर। कि जो मेजर कर रहे हैं कि कितना से कितना क्लोज है। जैसे मैं एक एग्जांपल से यहाँ बताता हूँ, यहाँ पर ये जो एग्जांपल्स बताया ना, द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। ऐसे डेफिनेशन से लग रहा है कि अरे तो दोनों चीज सेम है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, राइट।
एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एग्जाम्पल से डेफिनेशन भी क्लियर हो जाना है आपको और डिफरेंस भी पता चल जाना है। देखिए हमने क्या मेजर करना है, लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ रॉड इज 4.276 सेंटीमीटर। ये जो एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, उस एक रॉड का जो एक्चुअल लेंथ है दैट इज 4.276 सेंटीमीटर, राइट। सपोज अ स्टूडेंट, जैसे कि अपने आप को हम मेजर बोल देते हैं कि सपोज अ स्टूडेंट ए मेजर्स द लेंथ ऑफ द रॉड विद अ मीटर स्केल having least count 0.1 सेंटीमीटर। मे बी ये टर्म आप लोग को नहीं मालूम हो, लीस्ट काउंट। लीस्ट का मतलब की होता है, लीस्ट मतलब कि सबसे मिनिमम उस इंस्ट्रूमेंट से कितना कम से कम डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स ए के पास जो मीटर स्केल है वो कम से कम सबसे मिनिमम डिस्टेंस 0.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस को मेजर कर सकता है ना। अभी मैं लिस्ट काउंट का यही बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा अगर डिटेल में बताने लगेगा तो बाउंस हो सकता है, इन फ्यूचर इसको डिस्कस कर सकते हैं। एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ द रॉड इज 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर, वही एक्चुअल उसकी लेंथ थी वो 4.276 सेंटीमीटर। वो एक स्टूडेंट ए ने जब वो मेजर किया, जिसका लिस्ट काउंट उसका स्केल का था वो 0.1 सेंटीमीटर, इसको हम फॉरवर्ड कर जाते हैं। बस उसने मेजर किया तो उसका डिस्टेंस आ गया 4.2 सेंटीमीटर। अब जैसे आप दो लोग हैं तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि चलिए मैंने ए कोई इमेजिन कर लो, कोई बी इमेजिन कर लो। Another student B measures the length of the rod with a vernier calipers having least count 0.01 centimeter, and the record the length of the rod is 5.19 centimeter. वारे वाह। अब यहाँ पर 19 सेंटीमीटर हो गया, राइट। दूसरे स्टूडेंट ने वर्नियर कैलिपर्स से मेजर किया। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, मैं यहाँ पर बॉर्डर कर दूं, एक डिवाइस होता है, आप लोगों ने इवन जब क्लासेस स्टार्ट होंगी +1 की, मे भी पहले से भी देख रखे होंगे। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर, 3 एक्सपेरिमेंट्स इस डिवाइस से कराया जाता है ना। किसी ने देखा है आप लोगों में से वर्नियर कैलिपर्स? नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं, कल मैं इसका फोटो दिखाऊंगा, है ना। इसका बुक्स वगैरह में भी अवेलेबल है, नेट वगैरह से आपको मैं बुक में देखे हैं, बुक में देखे हैं। रियल में एक्सपेरिमेंट वगैरह +1 में कराया जाता है, +1 में आप लोग करेंगे। चलिए अच्छी बात है, उसको आपने ऐसे ऑब्जर्व कर रखे हैं। तो उस वर्नियर कैलिपर से जो हम लोग डिस्टेंस में उस रॉड का लेंथ मेजर किए, जिसका की लिस्ट काउंट है वो मिनिमम से मिनिमम इतना मेजर कर सकता है, 0.01 सेंटीमीटर। देखो पहले वाले का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर था और दूसरे वाले का लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर था, यानी कि ये ज्यादा एक्यूरेट मेजर कर रहा है। 0.01 में दूसरा स्टूडेंट है वो इसमें मेजर कर रहा है, 0.01 में भी मेजर कर सकता है, इसके 10th पार्ट्स तक भी मेजर कर सकता है। ये 0.1 सेंटीमीटर में मेजर कर सकता है। तो रियल जो लेंथ था वो 4.276 सेंटीमीटर था और जो ए ने मेजर किया दैट इज 4.2 सेंटीमीटर, और जो बी ने मेजर किया वो लेंथ ऑफ द रॉड इज 5.19 सेंटीमीटर, राइट। तब देखते हैं द मेजरमेंट मेड विद द मीटर स्केल इज मोर एक्यूरेट as it is close to the actual length of the rod than the measurement made with the vernier calipers. However, the measurement made by vernier calipers is more precise than the measurement made by the meter scale. ऐसे तो ये समझ में नहीं आया होगा, मैं भी चीजें इसमें बताता हूँ कि ऐसा नहीं कि ये दोनों एक्यूरेट नहीं है। ये 4.2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा जो डेटा है ना 4.2 है, इसको हम राउंड अप करें तो ये देखो ये 6 है ना। तो इसको राउंड अप बताओ कितना होगा, राउंड अप करके जरा बताओ, राउंडिंग ऑफ नंबर 4.276 को हम राउंड अप करके कितना लिख सकते हैं, बताइए। आप लोग अनम्यूट कर लीजिए।
को अनम्यूट कर सकते हैं और बता सकते हैं। दीक्षित बेटे बताओ। 4.28। 4.28, वेरी गुड। क्योंकि 4.28 कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये 6 है, 5 से ज्यादा है, तो ये वाला इसके पहले वाला नंबर ये ऑड है, तो ये 1 रेज्ड हो जाएगा 1, तो ये 7 के बदले 8 हो जाएगा। वेरी गुड। तो 4.28 सेंटीमीटर हो गया। तो ये देखिए 4.28, तो ये तो फर्स्ट डिजिट तो यहाँ मिल ही गया 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर तो ये मिल ही रहा है ना, तो ये भी ऐसे गलत नहीं है, सही है। और यहाँ पर दूसरे ने जो मेजर किया वो 5.19 सेंटीमीटर है। तो म्यूट कीजिएगा जरा, म्यूट म्यूट, उधर से नॉइज आता है इसलिए मैं म्यूट कर देता हूँ। अगर आपको कोई साउंड में इश्यू आएगा तभी आप लोग उसको ऑन कीजिएगा, सो दैट कि साउंड क्लियर कट सुनाई दे। राइट, तो ये देखिए, द मेजरमेंट मेड विद द मीटर स्केल इज मोर एक्यूरेट। जो मीटर स्केल से जो मेजरमेंट हुआ था वो 4.2 सेंटीमीटर था, और जो रियल है वो 4.28 है। तो एक्यूरेट ये पहले वाले का हो गया। अब देखिए प्रिसाइज का मीनिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रिसाइज मतलब कि कितना क्लोज है उसके, एग्जैक्ट कितना है, close to the actual length of the rod, and then the measurement made with the vernier calipers. यहाँ पर कह रहे थे measurement with the meter scale is more accurate as it is close to the actual length of the rod. क्योंकि ये close है, ये 4.27, ये 4.28 है और ये 4.2 आ गया, ये तो close नहीं है ना। तो accuracy का मीनिंग यहाँ पर closeness से मीनिंग है कि वो जो ट्रू वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है, उसके कितना क्लोज है। ठीक है, ये कितना क्लोज है, तो जो क्लोज होगा वो एक्यूरेट कहलाएगा। राइट, और प्रिसाइज का मतलब क्या हुआ कि ये देखिए यहाँ पे लिखा है द मेजरमेंट मेड बाय वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज देन द मेजरमेंट मेड बाय द मीटर स्केल। क्योंकि यहाँ पर प्रिसाइज मींस हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी बाय एन इंस्ट्रूमेंट टू ईच अदर, है ना। 5.19 सेंटीमीटर, यहाँ पर था 4.28 इसको राउंड अप करके। तो ये क्लोज तो नहीं है, बट ये क्या है, प्रिसाइज है। जो इस वैल्यू जो 4.28 है उससे प्रिसाइज है। इसको हम और राउंड अप करेंगे तो ये 4.3 भी हो सकता है ना। ये 5.19 है। तो ये प्रिसाइज क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए उसका एक और रीजन दे सकते हो कि बिकॉज इट इज अ कैपेबल टू मेजर इन 0.01 सेंटीमीटर स्केल। मतलब ये तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है मीटर स्केल में कि 0.1 सेंटीमीटर, वो उससे भी बारीकी चीजों को मेजर कर सकता है। राइट, तो ये दो डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, और ये एग्जांपल से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अगर एडवांस जिसका लिस्ट काउंट बहुत ही बारीक हो वो ज्यादा प्रिसाइज मेजर कर सकता है। प्रिसाइज का मीनिंग है कि मतलब जिसका लिस्ट काउंट बेटर हो। राइट, अगर मान लीजिए कि मैं अगर इसी को स्क्रू गेज से मेजर किया होता उस रॉड का लेंथ, तो स्क्रू गेज से इतना तो ऐसे में सेंटीमीटर में नहीं मेजर कर सकते हैं, और यहाँ पर लेंथ कम होता, तो स्क्रू गेज का होता है 1 mm, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर। राइट, तो 0.00 तो और भी ज्यादा इसका लिस्ट काउंट कम हो गया, तो स्क्रू गेज इसके ज्यादा प्रिसाइज मेजर कर सकता है। बट मतलब उस स्क्रू गेज से ये लेंथ नहीं मेजर कर सकता, वो mm में मेजर होता है। तो ये दो टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर ऑल ड्राइंग्स। हाँ, ये तो सिंगल क्लिक में हो जाएगा, मैं बार बार कर रहा था इस प्रॉब्लम से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बेटा डिस्कस करते हैं, इसी से रिलेटेड है और मेजरमेंट से रिलेटेड है। एंड अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में, राइट, तो मेन हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस पे, डायमेंशंस पे डिस्कस किए थे और उसके एप्लीकेशंस, उसके लिमिटेशंस पे डिस्कशन किए थे। अब जो है
यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एरर्स इन मेजरमेंट्स। इसका सिंपल फंडा क्या है, इसको समझने के लिए एरर्स का आपको मालूम है कि एरर्स मतलब मिस्टेक है ना, मिस्टेक्स, गलती जो हम करते हैं और किस तरह से गलती करते हैं किस चीज को मेजर करने में, वो चीजें हमें यहाँ पर डिस्कस करना है बहुत ही ज्यादा डिटेल में, इवन थियोरिटिकल भी और मैथमेटिकल भी, कि इसको अगर ये आपको अच्छे से समझ में आता है, और समझना चाहिए बहुत अच्छे से, बार बार पढ़ के, नहीं समझ में आए तो आप उसको बॉदर करो, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप साइंटिस्ट बनते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे रियल लाइफ के लिए, राइट। तो टाइम ना इन्वेस्ट करते हुए ज्यादा स्टार्ट करते हैं कि एरर्स होता क्या है, इसका डिफाइन कैसे करेंगे, राइट। तो ये कहानी पे जस्ट रिकॉल करने के लिए ये देखिए डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है, द एरर इन द मेजरमेंट। जैसे कि हम अभी मेजर कर रहे थे ना, लेंथ मेजर कर रहे थे किसी रॉड का, तो किसी बच्चे ने मेजर किया तो कुछ और आया, दूसरे बच्चे ने मेजर किया तो 5.19 आया, फर्स्ट वाले का 4.2 आया था। तो उस मेजरमेंट में मिस्टेक क्या हो सकती है, एरर क्या हो सकती है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और क्या मेजर कर रहे थे उसमें, हम फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को मेजर कर रहे थे, राइट। तो आप लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, जो भी फिजिकल क्वांटिटी अभी तक पढ़ रखे हैं, किसी भी चीज को अगर आप मेजर कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या एरर हो सकता है, उस एरर्स के बारे में, उस मिस्टेक्स के बारे में हम यहाँ पर बॉदर करेंगे, राइट। That the error in the measurement of a physical quantity is defined as the difference between the true value and the measured value, or you can say that observed value of that physical quantity. तो फॉर्मूला क्या बन गया, error is equal to true value minus measured value of a physical quantity। कि हम लोग इसके पहले वाले पेज पे चलते हैं, देखिए यहाँ पर ट्रू वैल्यू क्या था, ये था actual, that is true value is 4.276 सेंटीमीटर, राइट। और मेजर्ड वैल्यू, एक का मेजर्ड वैल्यू था 4.2 सेंटीमीटर और दूसरे का था 5.19 सेंटीमीटर, राइट। तो ये मेजर्ड वैल्यू हो गया, या फिर यू कैन से दैट ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व करते हैं ना, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के दौरान पे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के दौरान पे हम उसकी रीडिंग लेते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि अच्छा जी उसका लेंथ कितना है, उसका मास कितना है। जैसे कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला भी नहीं ट्राई किए थे डायमेंशनल एनालिसिस से, कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई। ये तो मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए मेरी यहाँ पर हैंड राइटिंग नहीं बन सकती, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कि L अपॉन जी, समझाने के लिए ऐसे फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो ये टाइम पीरियड का सिंबल होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, जिसको आपने एनसीईआरटी के बुक्स में इस एग्जांपल से आप लोगों ने ट्राई किए थे। तो इसका हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं लैब में प्लस 1 में, कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है। तो एक्सपेरिमेंट करने के दौरान पे आप थ्रेड का एक लेंथ भी, क्या सिंपल पेंडुलम होता है, एक ऐसे इसे इस तरह से इधर इस तरह से एक बॉब को यहाँ पर हैंग कर देते हैं और इसको ऑसिलेट कराते हैं। ये जो 1 मीटर का डिस्टेंस होता है, बॉब होता है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, राइट। इसको ऑसिलेट करा देंगे तो ऐसे ऑसिलेट होगा, तो उसका टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है कि टाइम कितना है, उसका ऑसिलेशंस कितना है, 1 सेकंड में कितने बार ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, राइट। तो इसकी लेंथ L है और इसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G है और टाइम पीरियड T है। तो यहाँ पर हम लेंथ भी मेजर करते हैं और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो जो मेजरमेंट किए थे, जैसे कि उस मेजरमेंट में हमने लेंथ भी ऑब्जर्व किए और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और सारा कुछ ऑब्जर्व किए, तो उसका कुछ ना कुछ एक ट्रू वैल्यू होगी, और जो हमने मेजर किए दैट इज मेजर्ड वैल्यू, और वी कैन से दैट ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व जो किए, राइट, ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी, आइदर आप कह सकते हैं कि लेंथ में भी आप एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी, और टाइम पीरियड में भी। तो हम ओवरऑल हम एरर कैलकुलेट करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में, एरर्स जो कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला आप लोग
एरर्स का माइंड में रखिएगा, राइट। एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि यही चीज फिर आगे इन फ्यूचर यूज होना है। ये आपको परसेंटेज एरर वगैरह एक्सपेरिमेंट में निकालना होता है, तो आप इस फॉर्मूलेशन से निकाल लेंगे। ऐसे मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, राइट। तो ये जो हम एरर्स जो कह रहे थे कि भाई जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसमें कई सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो उस मिस्टेक्स के कितने तरीके हैं, कितने टाइप्स हो सकते हैं, हमें अभी तक नहीं मालूम है। हमें अभी मालूम हो जाना चाहिए कि जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जाएंगे तो इतने तरीके से उसमें इंस्ट्रूमेंट्स में एरर्स हो सकता है, राइट। तो इन सारे एरर्स को हमें बहुत ही बारीकी से ध्यान देना चाहिए। अगर हम एरोनॉटिकल साइंटिस्ट बन जाए, चाहे स्पेस साइंटिस्ट बन जाए, जो भी साइंटिस्ट बन जाए, इन सारे पैरामीटर्स को हमें ध्यान देना चाहिए, राइट। इंजीनियर्स को, मतलब हर एक एजुकेटेड पर्सन को ये सारा कुछ मालूम होना चाहिए। तो देखिए इसमें हमें टाइप्स ऑफ एरर्स की बात करने जा रहे हैं कि कितने टाइप्स है। तो एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर क्लासिफाइड एज फर्स्ट। जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर करने जा रहे हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर दिए। तो फर्स्ट जो एरर्स का जो कैटेगरी है दैट इज सिस्टमैटिक एरर्स, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड रैंडम एरर्स, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर्स। तो तीन कैटेगरी में एरर्स को क्लासिफाइड किया गया, राइट। सिस्टमैटिक, रैंडम एंड लीस्ट काउंट एरर्स, राइट। तो हम एक एक करके सारे को बॉर्डर करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है 3 to 4 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, राइट। तो सिस्टमैटिक एरर्स पहले डिस्कस करते हैं। देखिए इसके नेम से ही हमें ये क्लियर कट हो जाना चाहिए। कई सारे चीजों को जो फिजिक्स के टर्म्स होते हैं उसके नेम से हमें फील करो कि व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, राइट। ऑटोमेटिक उसका कुछ ना कुछ आपको सेंस मिलेगा। एरर्स आपको मालूम चल गया कि किसी ऑब्जर्वेशन में जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होगा दैट इज एरर, राइट। तो सिस्टमैटिक का मतलब एक तरीके से, है ना, सीक्वेंस में। द एरर व्हिच अकर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट पैटर्न, देखो एक सिस्टमैटिक पैटर्न इन वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आर नोन एज सिस्टमैटिक एरर्स। ऐसा एरर जो कि ऑब्जर्वेशन के ड्यूरेशन में, एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं उस टाइम जो एरर आ रही है वो एक डेफिनिट पैटर्न में है, एक डायरेक्शन में, आइदर वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। दिस एरर अफेक्ट्स द मेजरमेंट इन द सेम वे, दैट मींस दैट इज अलाइक इन द सेम वे। ये सारे एरर किसी भी मेजरमेंट को सेम तरीके से वो अफेक्ट करते हैं, मतलब इसमें जो हम अलग इसके टाइप्स जो डिस्कस करेंगे वो सेम तरीके से वो इसके मेजरमेंट को अफेक्ट करेंगे। अब सिस्टमैटिक एरर्स के कितने टाइप्स है, राइट। ऐसा नहीं कि सिस्टमैटिक तो यहाँ से अभी इसमें से क्लियर नहीं हुआ, अब सिस्टमैटिक में भी कैसे कितने सारे हो सकता है। देखिए सिस्टमैटिक एरर्स के कितने टाइप्स हो गए। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, सेकंड वन इज पर्सनल एरर्स, थर्ड वन इज नेचुरल एरर्स, एंड fourth one is imperfection in experimental technique or procedure. इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या हो सकता है, यहाँ पर एक एक डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे, राइट। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या है, द एरर्स कॉज्ड ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट आर नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। मान लीजिए कि कोई आपने इंस्ट्रूमेंट परचेज किए, जैसे मान लीजिए हमने शॉप से 5 रुपीज का वो स्केल ही परचेज कर लिए, उससे हम लेंथ मेजर करने जा रहे हैं, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट ही हो गया ना, मीटर स्केल है ना, जो 12 सेंटीमीटर का आता है। उस पे जो स्केलिंग है वो सही नहीं हो, मान लो कि 1 2 3 सही लिखा हो और 4 5 थोड़ा सा डिस्टर्ब लिखा हो, तो उस इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या कह सकते हैं कि वो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, फॉल्ट है, उस इंस्ट्रूमेंट्स में फॉल्ट है। आइदर वो स्केल हो, वर्नियर कैलिपर्स हो, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो, अगर उस इंस्ट्रूमेंट्स में फॉल्ट हो तो उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। कितना सिंपल है, राइट। जिस इंस्ट्रूमेंट्स में फॉल्टी डिजाइन हो
तो उससे जो एरर आएगा दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। यहाँ पर लिखा है एग्जांपल्स में, if the zero of a vernier scale of the vernier calipers does not coincide with the zero of the main scale, then all the lengths measured by the vernier calipers will be different from the true values of these lengths। तो मैं तो स्टूडेंट्स को, अगर ये तो सारा वर्चुअल क्लास हो रहा है, आप कितने दूर बैठे हैं आप लोग, दिस इज सुरुचि तो 1000 किलोमीटर 13,000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, और ये आप दीक्षित तो 1 किलोमीटर अराउंड बैठे हैं। तो नहीं तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता वर्नियर कैलिपर्स, और उसको आप देख सकते थे कि उसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर है कि नहीं है। तो ये कुछ टर्म्स आप उसको चेक कर सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स का इमेज डाउनलोड करके नेट से, गूगल से सर्च करके कि उस पे वर्नियर स्केल क्या होता है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल क्या होता है। दो तरह के उस पे स्केल होते हैं, मेन स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर कैलिपर्स पे इवन मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स पे दो तरह के स्केल्स होते ही हैं। तो किसी पे सर्कुलर स्केल्स भी होते हैं, एक मेन स्केल एक सर्कुलर स्केल होता है, राइट। तो वर्नियर पे आप जनरली देखेंगे कि वर्नियर पे एक वर्नियर स्केल होगा, वर्नियर कैलिपर्स पे एक वर्नियर स्केल और एक मेन स्केल, राइट। मीटिंग ओवर हो जाए तो दोबारा कनेक्ट कर दीजिएगा आप लोग, अभी तक तो मैसेज आया नहीं, राइट। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे एग्जाम्पल्स में कि अगर वर्नियर कैलिपर्स का, मान लीजिए कि मैंने कह दिया कि वर्नियर कैलिपर्स का ये मेन स्केल हो गया, और जो वर्नियर कैलिपर्स का जो ये क्या कहते हैं, ये जो एक वर्नियर स्केल है उस पे मतलब छोटे छोटे लाइंस होते हैं, बहुत ही 1 सेंटीमीटर में 10 लाइंस 20 लाइंस, उस पर डिपेंड करता है कि उसका लिस्ट काउंट कितना है। तो ये अगर इसका इस वर्नियर स्केल का जीरो इसके जीरो से कोइंसाइड नहीं किया, तो 10 मिनट में लेक्चर ओवर हो जाएगा, ये टाइम ओवर हो जाएगा। तो अभी हमारे पास 14 मिनट्स है, तो आप लोग 4-5 मिनट के लिए दोबारा कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, तो यही वहां पर बता रखा है कि इफ द vernier scale of vernier calipers does not coincide with the zero of the main scale, then all the lengths measured by the vernier calipers will be different from the true values of these lengths। जो ट्रू वैल्यू है, जो एरर आ रही है, वो जो ट्रू वैल्यू है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, लेकिन हम मेजर कर रहे हैं तो 6 सेंटीमीटर आ रहा है या 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो वो इतना ज्यादा एरर क्यों आ रहा है? दैट इज ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। दैट मे बी इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट वाले को भी बॉदर कर दे रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन ही थोड़ा सा डिस्टर्ब है। हमें इंस्ट्रूमेंट को चेक कर लेना चाहिए कि इज एनी इंस्ट्रूमेंटल एरर्स प्रेजेंट इन दैट डिवाइस व्हिच आर वी गोइंग टू यूज टू मेजर समथिंग। जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करने जा रहे हैं, मेजर करने जा रहे हैं कोई पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी हो और उससे हम एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए, देन देयर विल बी इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, यू कैन बॉदर, राइट। अब देखिए दीक्षित, ये देखिए आप रियल लाइफ में इसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इफ द पॉइंटर ऑफ अ वेइंग मशीन इज नॉट एग्जैक्टली सेट एट जीरो, जो वेइंग मशीन है जिसपे हम कोई चीज मेजर करते हैं, अगर उसका पॉइंटर जीरो पे सेट नहीं है बिफोर मेकिंग द मेजरमेंट, then error in the measurement of the weight of the body is instrumental error। ये भाई किसका मिस्टेक होगा? उस इंस्ट्रूमेंट का मिस्टेक होगा कि अगर जो उस पे स्केल होता है इस तरह से, उसमें हमने देखे होंगे कि इस तरह से सेंटर में एक लगा रहता है, राइट। तो ये अगर थोड़ा सा भी अगर टेढ़ा हो जाएगा इधर के डायरेक्शन में, अगर इस तरह से हो गया, तो अगर ये मैच नहीं किया, इधर से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, तो वेइंग मशीन से जो भी हम मास वेट उसका जो मेजर करेंगे, दैट विल बी, देयर विल बी डिफरेंस फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, राइट। ज्यादा टाइम ना लगाते हुए इसको बार बार पढ़ते रहिए, इसका एग्जांपल फील करते रहिए, राइट। तो ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, इतना भी टफ नहीं है। मैं थोड़ा टाइम इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं इसको ऐसे 5 मिनट में डेफिनेशन लिखा करके नहीं वही कर सकता, राइट, क्योंकि इन फ्यूचर फिर
वो जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हो जाएगा, ये मेरे तरफ से पर्सनल एरर्स हो जाएगा, राइट। तो पहले मैं इसको क्लियर ऑल ड्राइंग। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स, दैट इज पर्सनल एरर्स। फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, 3 तरह के यहाँ पर डिस्कस किए थे एरर्स होते हैं, और फर्स्ट वाला सिस्टमैटिक एरर्स का इंस्ट्रूमेंटल एरर्स डिस्कस कर लिए। थर्ड और जो सेकंड है दैट इज पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर्स को क्या कहते हैं, देखिए पर्सनल एरर्स कि हमसे अगर कोई मिस्टेक आती है, द एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज ड्यू टू द लिमिटेशंस और carelessness of an observer are known as personal errors। बहुत ही सिंपल, इसको इस तरह से समझ सकते हैं आप कि भाई पर्सनल एरर्स क्या हो सकता है कि हमें नींद आ रही है और हम किसी चीज का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। अरे ठीक है भाई, आपने लेंथ मेजर किए हैं 99 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, 98 सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड केयरलेसनेस। अगर आपने केयरफुली अगर किसी चीज को मेजर नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेशन से नहीं मेजरमेंट करेंगे, तो जो आप रोबोट बनाएंगे वो मून की जगह किसी और प्लैनेट्स पे लैंड कर जाएगा, राइट। क्योंकि आपने क्या किया है, उसने पर्सनल एरर्स कर दिए हैं उस मेजरमेंट में, जो उसमें डिजाइन होना चाहिए, जो पैरामीटर उसमें इंक्लूड होना चाहिए, देयर इज अ पर्सनल एरर्स। हम बहुत ही केयरलेसनेस की वजह से उसको हमने डिस्टर्ब कर दिए। तो सिंपल, द एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर कर रहे हैं, तो अगर आपने उसमें केयरलेसनेस अप्लाई कर दिए, बहुत ही रैंडम तरीके से अगर कर दिए, देन दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरर्स। अगर हमसे कोई मिस्टेक होता है तो वो दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरर्स। एग्जांपल से समझिए, लेट अस सपोज अ स्टूडेंट इज मेजरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। अभी मैंने बोल रहा था टाइम पीरियड पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम इन द लेबोरेटरी। आप लोग को भी एक्सपेरिमेंट करना है, लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा, है ना, बहुत ही प्रिकॉशन के साथ, कोरोना वायरस का ध्यान देते हुए, राइट। लेट अस सपोज a student is measuring the time period of a pendulum in the laboratory, right। The student may stop the stopwatch a bit earlier or a bit later than exactly on the completion of one vibration of the pendulum। इसको समझिए कि जो पेंडुलम था, जो पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा था, ये इधर जाएगा, राइट, और इधर भी जाएगा ऑसिलेट होकर के, और ये ऐसे हैंग है पेंडुलम, है ना। इसको सिंपल पेंडुलम कह सकते हैं कि जो स्टॉप वॉच उसने जल्दी में मेजर कर दिया, अरे घर की छुट्टी हो रही है, बेल लग गई, जल्दी से मेजर कर लो, तो ये अभी कंप्लीशन किया ही नहीं है अपने, अभी ऑसिलेशन कंप्लीट ही नहीं है, ये इधर जाकर के यहाँ आएगा, तब उसका वन टाइम पीरियड होगा। तो उसने क्या किया कि ऐसे गया और ऐसे वापस आया, यहाँ तक आया, यहाँ नहीं आया, यहीं पर स्टॉप वॉच उसने ऑफ कर दिया। तब क्या होगा, वो उस स्टूडेंट की मिस्टेक होगी, उसकी पर्सनल मिस्टेक होगी, उसने टाइम, उसके ऑसिलेशन को सही से स्टॉप वॉच से मेजर नहीं किया। In this case, the time period of the pendulum may be greater or less than the actual time period of the pendulum. This error in the measurement of the time period of the pendulum is known as personal error। इस तरह के मेजरमेंट में जो आप उसमें जो मेजर कर रहे थे, तो इस तरह का जो एरर होगा दैट शुड बी पर्सनल एरर, राइट। तो बहुत ही फास्ट हमने इसके पहले फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइप इज नेचुरल एरर्स। नेचुरल एरर क्या है जी, द एरर्स अराइजिंग ड्यू टू द चेंज इन द कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट आर नोन एज नेचुरल एरर्स। सिंपल बेटा, इसको समझिए कि एरर्स अराइजिंग ड्यू टू द चेंज इन द कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट पे आपका मिस्टेक नहीं हो सकता, एनवायरनमेंट कैसा भी चेंज हो सकता है, तो इन्वायरमेंट के अगर वजह से कोई एरर हो जाती है इंस्ट्रूमेंट में, उसके एग्जांपल से भी समझ में आ जाएगा। और तो उस कंडीशंस का मतलब कि जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर, ये अगर चेंज होता है तो हम जो चीज मेजर कर रहे हैं उसमें एरर आ सकता है, राइट। देखिए, लेट अस फाइंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस अंडर नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर के अंदर
हम क्या करने जा रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट, किस पॉइंट पे आइस जो है वो मेल्ट हो जा रहा है उसको हमें फाइंड आउट करना है। इफ द प्रेशर चेंजेस ड्यू टू सम रीजन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, अगर मान लीजिए किसी वजह से प्रेशर चेंज हो जाए, किसी भी वजह से चेंज हो जाए ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, जब आप मेल्टिंग पॉइंट आइस का मेजर कर रहे हैं तो उस टाइम अगर प्रेशर चेंज हो जाए, पहले नॉर्मल था अब बढ़ जाए या फिर घट जाए, then the melting point of ice will be different from the actual value. तो मेल्टिंग पॉइंट जो आप फिजिकल पैरामीटर मेजर कर रहे थे that will be changed. इधर आपने उसको रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट हो रहा है या 26 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है, that will depend upon the environment, that will depend upon the pressure, temperature, राइट, कि हमारे रूम का टेम्परेचर कैसा, हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। एक और चीज, लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट to obey Ohm's law. This law holds good if the temperature of conductor remains the same throughout the experiment. If the temperature of the conductor increases during the experiment, the Ohm's law will not be obeyed. अगर किसी एक्सपेरिमेंट में हम ओम्स लॉ को स्टडी कर रहे हैं, राइट, या ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट तभी सही होगा जब कंडक्टर का टेम्परेचर क्या हो, रिमेन्स द सेम थ्रूआउट द एक्सपेरिमेंट। जब तक अगर 10 मिनट 1 घंटा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो 1 घंटे में उस कंडक्टर का टेम्परेचर अगर सेम होगा तभी कह सकते हैं कि ओम्स लॉ का जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया वो सही किया और वो ओबे हुआ। अदरवाइज इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर टेम्परेचर कंडक्टर का इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, तब कह सकते हैं कि ओम्स लॉ विल नॉट बी ओबेड, ओम्स लॉ को हमने फॉलो नहीं कराया। राइट, ये दो एग्जांपल से नेचुरल एरर्स आप समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट कितना सिंपल है, वो भी ये सिस्टमैटिक एरर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। सिस्टमैटिक एरर्स का जो 4